हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं सभी लोग? तो जल्दी जल्दी से आ जाएंगे, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे कि कल की क्लास में आप लोगों को बड़ा बड़ा मज़ा आया, पढ़ा हम लोगों ने, तो वही चैप्टर आज भी हमारा है और यही चैप्टर हमारा कल भी चलेगा। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और क्योंकि हम कनेक्ट कर रहे हैं पिछली चीज़ों से, तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? चैप्टर का नाम है हमारा पोषण। और पोषण कहाँ है? पोषण है पुरानी एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने उठाया है। और हमारी नई एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम क्या है? तो ये सब लोग आप जान ही रहे हैं कि नई एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार, माइंडफुल ईटिंग, ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी। तो कल हमने पढ़ा था ना, है ना? क्या है हेल्दी, क्या है हेल्दी, क्या है हेल्दी? हेल्दी किसे कहते हैं? हेल्दी क्या है? जो हित भूख है, जो मित भूख है, जो ऋतु भूख है, उसे हम हेल्दी कहते हैं। हम हेल्दी उसे कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारा आहार ही हमारी दवा बन जाएगा। एक रोगी व्यक्ति के लिए उसकी दवा उसका आहार है। अब सोच के देखो कितना बड़ा कंसेप्ट है ये। तो इसका मतलब आहार कैसा होना चाहिए? ऋतु के अनुसार, मौसमों के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के, अपनी जगह जहाँ हम रह रहे हैं उसके अनुसार होना चाहिए। क्लास में कुछ लोगों को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ऐप मेंटेनेंस पे चल रहा था बेटा, इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप लोग भी एकदम से नए हैं तो कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे, जैसे बहुत से बच्चे टेलीग्राम से जुड़ना नहीं समझ पा रहे हैं कि टेलीग्राम से जुड़ना कैसे है ना? तो डोंट वरी, उसके लिए परेशान ना हो। कनेक्ट हो चुकी है ना? तो कनेक्ट हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करेंगे? अब आ जाएंगे चैप्टर में। तो हम बात कर रहे थे भाई कि हमारे चैप्टर में पोषण की बात की गई है, भोजन के घटक की बात की गई है। और कल हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है? कल हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। कल मैंने आपको एक चीज़ ये भी दिखाई थी, अन्नेन जातानि जीवंती, मतलब अन्न जो है वो किस तरीके से जीवन प्रदान करता है। तैत्तरीय उपनिषद की ये बात कही गई है। अब यहाँ पर ये आपकी एनसीईआरटी देखो, सारा तो मैंने कहा ना, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं पढ़ानी है। आपको इस वाले चैप्टर में क्या बताया गया है ये आपको बताना है। मे बी कि कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है? ये फिनिश आज ही हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने कल भी इसको रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इस चैप्टर में जो है मैं उसे थोड़ा सा और बढ़ा के पढ़ाना चाह रही हूँ कि जब हम पढ़ेंगे अपना सिलेबस तो आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने कल आपको बताया था किस तरीके से ग्लूकोज हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रोवाइड करता है। एकदम एनर्जी जो हमें मिलती है वो हमें ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और दूसरी चीज़ हमने ये देखा था कि किस किस में ये होता है, आलू में है, शक्कर में है, ठीक है? और ये किस में है? शकरकंद में है, केले में है। कार्बोहाइड्रेट ये किस में पाया जाता है? थैंक्स निधि बेटा, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। तो ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर पाया जाता है। और दूसरी हमने बात की थी कि भाई हम सर्दियों में क्या खाते हैं? सर्दियों में हम वसा खाते हैं, फैट हम सर्दियों में खाते हैं। जब हम फैट खाते हैं सर्दियों में तो उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है अन्नू, तो इसे हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट ही कहेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है ना, इसलिए। क्लियर? एनसीईआरटी के लाइट अलग से कॉपी बनाए एनसीईआरटी के लिए। हाँ, आप देखो एनसीईआरटी के नोट्स तो आपको नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसको नोट करते जाइए, ठीक है? नोट्स बनाना है बना लीजिए नोट्स, अदरवाइज आप इसको अच्छे से पढ़ते जाइए, पीडीएफ तो आपके पास है ही, ठीक? अब हम बात ये करते हैं कि भाई यहाँ पर जो एनसीईआरटी आपको कहती है कि एनसीईआरटी आपको ये कहती है कि भोजन के घटक कितने हैं, ठीक? भोजन के घटक, भोजन के घटक की बात की गई है। तो भोजन के घटक मैंने कल भी आपको बताया था। पहला भोजन का घटक कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है भोजन का घटक। दूसरा घटक कौन है? दूसरा घटक है
वसा आपका भोजन का घटक, जिसे हम फैट कहते हैं, वसा कहते हैं। और तीसरा घटक क्या है? तीसरा घटक है प्रोटीन। ठीक है, तीसरा घटक है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये भोजन के मुख्य घटक हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे खाने में मुख्य घटक हैं। आपकी एनसीईआरटी तो सीधा सीधा बता रही है, मैंने आपको यहाँ पर ऐसे बता दिया कि ये हमारे मुख्य घटक हैं। मान लिया कि हमने अगर लड्डू खाया तो लड्डू में क्या है? लड्डू में हमारे फैट है, ठीक है, लड्डू में हमारे आटा होगा या बेसन होगा, है ना। नोट्स बना सकते हैं आप, बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं, है ना। ठीक है, नोट्स बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, सोनम कह रही है कि मैम आप बिल्कुल हमारी मम्मी जैसी लग रही हैं। तो बेटा, टीचर भी तो माँ माँ ही होता है ना। मैं आपकी गुरु माँ हो गई। क्लियर? थैंक्स बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारा प्यार आपको। ठीक है, तो हाँ, तो जिन्होंने पहले बैच लिया था उनको अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव करते जाना जाना है। ठीक है, तो ये भोजन के मुख्य घटक होते हैं। साथ ही हमारे भोजन में विटामिन्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा खाते हैं तो कहाँ विटामिन मिलेंगे भाई? तो विटामिन गायब हो जाते हैं ना ऐसे भोजन में। विटामिन्स भी होते हैं, ठीक है। और इसके साथ हमारे भोजन में क्या होता है? हमारे भोजन में खनिज भी होते हैं। खनिज को हम कहेंगे कि हमारे भोजन में मिनरल्स भी होते हैं। और फिर हमारे और भोजन में और क्या होता है? हमारे भोजन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रेशे, रफेज, है ना, या फाइबर भी बहुत से लोग बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं, रेशे। अब ये रेशे कहाँ होते हैं, एक एक करके समझेंगे। पहली बार यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। आपको पहले ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा कि आपने पीसीएस के बारे में सोचा, है ना। कितने बच्चे हैं? 100 में से मात्र 5 या 10 बच्चे ही ऐसे होते हैं, पहले तो एक ही होता था, अब 5-10 होने लगे, कि जो पीसीएस के बारे में सोचते हैं। अदरवाइज तो सब ये सोचते हैं कि मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आधी जीत तो आपने अभी हासिल कर ली, बस अब इस कंटिन्यूटी को ना बनाए रखना है लगातार। ठीक है बाबूलाल, ठीक समझ में आई ये बात? तो आपका स्वागत है बेटा। मैम आपके समझाने का, हाँ ओके, चलते हैं। आरती, नेक्स्ट आते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? भोजन के घटक। अब भोजन के घटक एनसीईआरटी आपको ये बता रही है कि आप जो रोज खाते हो वहां पे कहाँ कहाँ पर हैं चीजें। तो ये जो बेचारा मेदू है ना, जिसकी बात हमने कल कही थी, ये मेदू कह रहा है हाँ मेरी दादी ने मुझे बताया था कि भाई लड्डू खाने चाहिए। क्यों लड्डू खाने चाहिए? क्योंकि लड्डू में क्या है? प्रगति, गुड बेटा। तो लड्डू में क्या है? लड्डू मेवे से भरपूर होते हैं। मेवे, मेवे और मावा दोनों में अंतर होता है ना। मेवे से भरपूर होते हैं और लड्डू शरीर को गर्म रखने का काम करते हैं। अब ये सोच के देखो ऐसा क्यों? सोच के देखो ऐसा क्यों? मेवे में क्या है? प्रोटीन। और लड्डू में क्या पड़ा हुआ है? लड्डू में पड़ा हुआ है घी। तो घी क्या कर रहा है? हमारे शरीर को गर्म रख रहा है। और यही चीज तो हमने कल पढ़ी थी। एनसीईआरटी पढ़ने में इसलिए मजा आता है। यही चीज तो भाई हमने कल पढ़ी थी जब हमने बात की थी ध्रुवीय भालू की, पोलर बियर की। कि पोलर बियर क्या होगा? मैम तो कहीं वनडे एग्जाम मुझे नहीं होगा, मतलब निधि मैं नहीं समझी आपकी बात। मैम तो कहती है वनडे एग्ज़ाम मुझे नहीं होगा। नहीं समझी मैं। अगर आप ये कह रहे वनडे एग्ज़ाम नहीं होगा मतलब मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर समझिए। पोलर बियर हमने कल पढ़ा था ना, और पोलर बियर में हमने क्या पढ़ा था? पोलर बियर कहाँ रहता है? पोल पे रहता है। पोल पे इतनी ठंड होती है, उतनी ठंड में उसको रजाई कंबल देगा कौन भाई? सोचा कभी? पोलर बियर के लिए कौन रजाई कंबल लेके आएगा? तो पोलर बियर को भगवान जी ने उसके शरीर के नीचे मोटी परत दी है। किसकी? किसकी परत दी है? वसा की परत दी है। ठीक, लड्डू में घी है, घी हमें क्या देता है? एनर्जी, गरम रखता है। मेदू कह रहा है ना कि लड्डू हमारे शरीर को गरम रखता है, तो इसका मतलब घी, वसा हमारे शरीर को गरम रखती है। तो वसा दो तरीके की होती है, ठीक है। फैट दो प्रकार की होती है, ध्रुवीय भालू की ये बात हमने कही थी। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई हमारी एनसीईआरटी इसके लिए एक शब्द यूज कर रही है, और वो शब्द क्या है? शीत निष्क्रियता।
शीत निष्क्रियता, क्योंकि भालू कहाँ रह रहा है, भालू रह रहा है पोल पर, है ना, पोलर रीजन में रह रहा है, और वहां पर बर्फ पड़ेगी, और बर्फ पड़ेगी, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन बॉडी गर्म रहेगी उसकी, किससे, जो उसकी त्वचा के नीचे मोटी वसा की परत है उससे बॉडी उसकी गर्म रहेगी, है ना। तो यहाँ पर हम कहते हैं इसको, जब वो सर्दियों में सोया रहता है तो इसको कहते हैं हम शीत निष्क्रियता, जिसका इंग्लिश में एक शब्द है जिसे हम कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, तो हाइबरनेशन क्या है, लॉन्ग स्लीप ऑफ विंटर, लॉन्ग स्लीप ऑफ विंटर। ये बात मैं बच्चों आपको बता रही हूँ, बच्चों को बड़े बड़े इतना मोटा मोटा पोथन्ना पूरा पढ़ के डाल देते हैं, तब भी उनको नहीं पता होता है कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन किसे कहते हैं। शिखर पांडे आपने बता दिया, गुड मैम, एक एस्टिवेशन होता है ना, हाँ हाँ, ग्रीष्म निष्क्रियता को एस्टिवेशन कहा जाता है। क्लियर, कितनी होंगी साइंस की क्लास, तो बेटा अभी तो बहुत होंगी, अभी तो एनसीईआरटी शुरू हुई है आपकी, 22-23 तारीख अप्रैल तक एनसीईआरटी फिनिश करनी है, मतलब लगभग 22-23 अप्रैल तक हो जाएगी एनसीईआरटी फिनिश आपकी, तो फिर उसके बाद आपका कोर्स शुरू हो जाएगा, और जल्दी ही आपका एग्ज़ाम से पहले कोर्स भी फिनिश कराना है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ते हुए इतना अच्छे से पढ़ लो कि जब मैं सिलेबस आपको पढ़ाऊँ ना तो फटाफट फटाफट भागता चला जाए, है ना। इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में जाके पढ़ा रही हूँ, मतलब डिटेल का मतलब है आपको अपनी नॉर्मल लाइफ से जोड़ के पढ़ा रही हूँ। तो हाइबरनेशन इसे कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये हैं भोजन के घटक। भोजन के घटक में कितनी चीज़ें आती हैं, भोजन के घटक में ये कंपोनेंट आते हैं, और साथ ही सेवेंथ कंपोनेंट यहाँ पर होगा आपका वाटर। सेवेंथ कंपोनेंट क्या है आपका, वाटर है। क्लियर, हाँ, सेवेंथ कंपोनेंट आपका यहाँ पे आ गया वाटर, मतलब जल। तो अगर आपने कभी महसूस किया है बच्चों, अगर आप पानी नहीं पीते हैं, हम्म, तो क्या होता है मैम, सारे एनिमल्स में फैट पाया जाता है क्या, देखो फैट तो सभी एनिमल्स में है, जो जहाँ जैसे है। मैम हिंदी में भी, ओके मैं हिंदी में भी तो लिख रही हूँ ना, देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, दोनों चीजें हैं। हाँ, अर्जुन सिंह यूपीएसआई 2 मार्क्स से रह गया था, उसे छोड़ दिया, आप गाइड कर दो मुझे, ऑफिसर बनना है, बनोगे 100%। बस आपका यूपीएसआई 2 मार्क्स से रहा, इसका मतलब बेटा आप तो क्वालिफाई कर चुके हैं, बट वो 2 नंबर जो कम रहे उनके लिए अब मेहनत करनी है। तो यहाँ नहीं ऐसा होना है ना, एक एक दो दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब हम क्या कह रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि जल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, अगर हमारे शरीर में जल की कमी होती है तो आप खुद सोच के देखो, अजीब सा हो जाता ना, कब्ज हो गया, कहते हैं ना भैया पेट मेरा एकदम टाइट है, मुझे तो मोशन ही नहीं हो रहा, मुझे तो पॉटी नहीं हो पा रही है, मतलब मैं कब्ज हो गया है, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है लोगों को तो क्या कहा जाता है, भाई पानी पियो, थोड़ा सा और पानी पियो, या फिर आप ग्रीन सलाद खाओ। तो जो रेशे हैं, फाइबर हैं या जल है, वो आपके पेट को क्लीन करने का काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिहाइड्रेशन नहीं, उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, आपका जो इंटेस्टाइन होती है, जब हम आगे चल के पढ़ेंगे, जो हमारी आंतें होती हैं, उन आंतों में हमारा खाना ऐसे 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 आगे चलता है। अब ये खाना आगे चलेगा कैसे, आप खुद सोच के देखो, खाना तो तभी आगे चलेगा ना जब वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, उसमें रेशे होंगे, फाइबर होंगे। मैदा खाने के बाद वो आंतों में चिपकता क्यों है, क्योंकि मैदे में फाइबर नहीं होता है। ठीक है, लोग आटा छानते हैं और छान के वो चोकर निकाल देते हैं, जबकि उसको निकालना नहीं चाहिए, वो हमारे पेट के लिए अच्छा होता है। छिलके नहीं छीलने चाहिए, कहते हैं ना साबुत अनाज खाना चाहिए। साबुत अनाज का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर छिलका होता है, उस छिलके के अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, वो छिलके हमारे पेट में फाइबर बनाते हैं। पेट में जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी आंतें होती हैं, उन आंतों में आगे बढ़ते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से हमारी आंतों में, ठीक है, यहाँ पर आंत, अच्छा वो वाला डायग्राम गया है, कोई बात नहीं, हम इसको पेज को ही आगे बढ़ा लेते हैं, यहीं से हम पेज आगे बढ़ा लेते हैं।
तो जो हमारी इंटेस्टाइन होती है बच्चों, ये जो हमारी आंतें होती हैं, मैं थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना देती हूँ। अब जब मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगी ना, तो आपको बड़ी मदद मिलेगी इस डायग्राम से। ये हमारा क्या है, आहा ग्रास नली है, ये स्टमक है, स्टमक का मतलब है जठर, और ये है हमारी आंतें। तो जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, आंत में पहुंचता है। ठीक है। निष्क्रियता को हिंदी में भी लिख दीजिए बेटा, निष्क्रियता तो हिंदी में निष्क्रियता ही है ना। निष्क्रियता ये ऐसे ही तो लिखा जाएगा, इसे हिंदी में निष्क्रियता तो मैंने लिखा है, निष्क्रियता। इसको, ये कौन सी है दो तरह की निष्क्रियता होती है, ग्रीष्म और शीत। दो तरह की निष्क्रियता होती है, ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता। निष्क्रियता का मतलब क्या है, निष्क्रियता का मतलब, ये वाली मात्रा नहीं आएगी यहाँ पर। निष्क्रियता का मतलब है निष्क्रिय हो जाना, सो जाना, कोई काम वाम नहीं करना, है ना। हाँ क्लियर। जिनका फैट बढ़ जाता है उन्हें उसे कम करने के लिए रोज सुबह उठ के दौड़ लगानी चाहिए ठीक। अब हम आते हैं इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर क्या है, खाना। अब इस खाने को अगर जल नहीं मिलेगा तो ये खाना ना तो पच ही पाएगा, ना ही ये आगे बढ़ पाएगा। और इस खाने को यहाँ पर क्या चाहिए, रेशे भी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि मैदा आंतों में चिपक जाता है। और आंतों में चिपक के मैदा कैसा हो जाता है, अपने घर के आसपास बहुत गंदी सी सड़ी सी नाली देखी है कोई, जिसमें पानी बहता रहता है, वो बहुत दिनों से साफ ही नहीं हुई है, नाली के दोनों किनारों में कीचड़ लगा देखा है। बस हमारा मैदा हमारी आंतों में वैसे ही जम जाता है, और वो आगे खिसकने नहीं देता है खाने को, और खाना धीरे धीरे आंतों के अंदर सड़ता रहता है, और जब सड़ता रहता है तो गंदी बदबू आती है और कॉन्स्टिपेशन होता है। वहीं से सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे भोजन के घटक हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। समझ में आ रही है ये बात, है ना। समझ में आ रही है ये बात, ठीक। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो भोजन के घटक कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे, किसके लिए, हमारे किसके लिए, हमारे भोजन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर। तो अब हम आते हैं, कहाँ पर बढ़ते हैं, अपनी स्लाइड पर। मैंने आपको बताया ये हैं भोजन के घटक, कौन कौन से हैं भोजन के घटक ये। फिर इसके बाद आ गए, हमने ये डायग्राम पढ़ा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि आगे बढ़ें तो जो ये जो हमारे भोजन के घटक हैं, अब इंग्लिश में भी देख लो, बहुत सारे बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो हम देखते हैं क्या ये सारे हमारे भोजन के घटक हैं। ठीक। अब एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एनसीईआरटी ने ये एक टेबल दी हुई है। ठीक, भोजन के घटक हैं और उसमें विटामिन्स के नाम दिए हुए। तो आज मैं पहले विटामिन्स आपको पढ़ाऊंगी, विटामिन्स पढ़ाऊंगी, और फिर लास्ट में मैं एक, जब ये एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगी तब लास्ट में मैं अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट बना के इसका पूरा कंक्लूजन आपको बता दूंगी। तो अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये कि ये जो भोजन के घटक हैं इसमें विटामिन्स हैं हमारे, या खनिज है हमारे। तो कौन कौन से विटामिन है आपकी, ये वही मैंने टेबल लगाई है जो एनसीईआरटी में दी गई है। विटामिन ए, विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन ए किस में मिलता है, बताओ। विटामिन ए किस में मिलता है, बहुत से बच्चों को तो यहाँ विटामिन ए का नाम भी पता होगा कि विटामिन ए किस में मिलता है ना। आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें बेटा, अभी तो एक बात बताओ, अच्छा मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताना। एक बच्चा है जो 3-4 दिन पहले ही पैदा हुआ है, धरती पर आया, नन्नू सा है, छोटू सा है, प्यारा सा। ठीक है, गर्दन भी उसकी ऐसे पड़ी हुई है, वो सीधी गर्दन नहीं होती, धीरे धीरे उसकी होगी। उसको क्या दिया जा रहा है, मम्मा का दूध, उसकी माँ का दूध दिया जाता है पीने के लिए। अब बच्चा ये कहने लगे मुझे तो पेप्सी चाहिए, पेप्सी चाहिए, पेप्सी चाहिए। मिलेगी उसे पेप्सी, देगा कोई उसे पेप्सी, बताओ। वो कहेगा कि, उसको ये कह देंगे कि बच्चे नहीं, पेप्सी नहीं अभी दी जाएगी, पेप्सी तुम बड़े हो जाओगे तब दी जाएगी, है ना। पेप्सी तो तुम पीना ही पीना है, तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी नहीं पीना है।
यही तो कहा जाएगा। अभी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? इसलिए नहीं पीना है क्योंकि तुम्हारा जो सिस्टम है, छोटा बच्चा जो होता है उसका जो सिस्टम होता है वो पेप्सी पीने के लायक नहीं है। वो धीरे 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 ग्रो करेगा उसका सिस्टम, तब उसे पेप्सी दी जाएगी। ठीक। तो सेम उसी तरीके से आप भी छोटे से बच्चे हैं, अभी 3-4 दिन पहले ही पैदा हुए हैं, इस बैच पे आए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम आपको थोड़ा सा डेवलप कर दें, कम से कम एटलीस्ट आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ लें बेटा, तब उसके बाद आपको बताएंगे कि आंसर कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आंसर लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती। अगर मैं वो अभी बताने लगी तो भटक जाएंगे हम रास्ते से। तो अभी केवल क्या करना है पेप्सी नहीं पीनी है ठीक है, अभी केवल दूध से काम चलाना है। चलो, तो विटामिन ए कहाँ होता है? ये आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी में आहार वाले चैप्टर में लिस्ट दी हुई है, वही मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कर रहे हो, पर मेरे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है अभिषेक। कोई बात नहीं बेटा, दे दूंगी, क्वेश्चन करिए तो मैं दे दूंगी। तो विटामिन ए क्या है? विटामिन ए हमारे का नाम आपकी एनसीईआरटी नहीं दे रही है, बट मैं बता रही हूँ। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। ठीक है, एक बात बच्चों मान के चलना, देखो जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आज तक नहीं पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा होगा। मैंने कल भी कहा था कि आप लोग बच्चे तो जो है 18, 20, 21 साल के हैं, लेकिन कुछ लोग 20, 35, 40 के भी होंगे यहाँ पर। लेकिन आपको जो एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है वो 6 की पढ़ाई जा रही है। 6 की एनसीईआरटी में बच्चे का क्या दिमाग होता है, इस बात को याद रखना है, इसलिए थोड़ा सा आपको बढ़ा के बता रही हूँ। तो इसका नाम होता है रेटिनॉल। इसका कार्य क्या होता है? आंखों को और त्वचा को स्वस्थ रखने का काम करता है विटामिन ए। अगर इसकी ये हमें मिलता कहाँ से है? तो आजकल खूब आ रहा है पपीता। ठीक है, पपीते में ये पाया जाता है। पपीता इस मौसम में चल रहा है ना, पपीता विटामिन ए और विटामिन सी, किन्नू भी चल रहा है, संतरा भी चल रहा है, अंगूर भी चल रहा है। तो विटामिन, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, नोट्स बनवाऊंगी, बिल्कुल बनवाऊंगी। आप इसके भी नोट्स बना सकते हैं बेटा, इसके भी नोट्स बना सकते हैं आप। ये पीडीएफ आपके पास जाएगी। पपीते में होता है, और किस में होता है? गाजर में होता है, आम में होता है ये, और दूध में भी होता है। आपको पता होना चाहिए कि दूध में विटामिन सी को छोड़कर, विटामिन सी और आयरन को छोड़कर सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए दूध को क्या कहा जाता है? पूर्ण आहार कहा जाता है। लेकिन बस इसको इसलिए साइंटिफिकली इसको इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि विटामिन सी तो इसमें नहीं है, और इसमें क्या नहीं है? इसमें आयरन भी नहीं है, तो भाई इसलिए इसको कंप्लीट आहार में शामिल नहीं किया गया। बट है ये पूर्ण आहार, क्योंकि विटामिन सी नहीं है और आयरन नहीं है। ठीक है, फिर विटामिन ए की कमी से दृष्टि का ह्रास या क्षति हो जाती है, विजन लॉस हो सकता है। विजन, विजन का मतलब क्या है? देखना, दृष्टि। अगर विटामिन ए की कमी है तो आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पर जिनकी आंखें कमज़ोर होंगी। आप लोगों को गाजर रोज़ खानी चाहिए, खूब खानी चाहिए। गाजर, गाजर और आंवला और पपीता खूब खाना चाहिए। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है? विटामिन ए की कमी से दुर्बल दृष्टि हो सकती है, अंधेरे में कम दिखाई देना हो सकता है, और कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना भी बंद हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रतौंधी। रतौंधी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ, रतौंधी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रतौंधी, जिसको रात में नहीं दिखाई देता, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में रतौंधी कहा जाता है। ठीक है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट विटामिन, देखते हैं नेक्स्ट विटामिन कौन सा है। नेक्स्ट विटामिन है हमारा क्या? विटामिन B1। एनसीईआरटी में यही दिया गया है, इसलिए हम अभी B1 को पढ़ रहे हैं। जब मैं पढ़ाऊंगी आपको तब मैं सारे विटामिन पढ़ाऊंगी और डिटेल में अच्छे से। तो विटामिन B1 का नाम यहाँ नहीं दिया गया। कोई बच्चा बताएगा विटामिन B1 का नाम क्या है?
विटामिन B1। B1 का नाम बताओ मुझे जल्दी से। बताइए। हाँ, और बताओ। बेरी बेरी, बेरी बेरी क्या है? बेरी बेरी क्या है? मैं तो B1 की बात कर रही हूँ ना, विटामिन B1, है ना। B1 का नाम पूछा है बेटा मैंने आप लोगों से। हम्म। थायमीन। भी अच्छा, ये बताओ। चलो, कुछ कुछ ना थोड़ा थोड़ा सा ये हो जाएगा कि बच्चों के बारे में पता चल जाएगा कौन बच्चे जो है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कैल्सीफेरॉल आपने कहा ना, कैल्सीफेरॉल तो नहीं है। तो विटामिन B1 को मुझे आप ये बताइए कि विटामिन बी जो है, ए और बी में कितने विटामिन होते हैं? बी बी के साथ आपने एक चीज सुनी होगी जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ जटिल नहीं है, समूह है यहाँ पर बहुत सारा। तो जब भी हम बी की बात करते हैं, विटामिन बी की बात करते हैं, तो विटामिन बी अकेला नहीं है ना। विटामिन बी में बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? विटामिन B1, 2, है ना, B1, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 भी है, B9 है, B12 भी है, जिसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। तो जो विटामिन बी है वो एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। पूरा नाम तो नहीं याद है, कोई बात नहीं है, अगर नाम नहीं याद है तो मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगी। थायमीन बता दिया आपने, बस बहुत है। तो मैं आपको बी के बारे में बता रही हूँ कि विटामिन बी जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स में होता है ना। कॉम्प्लेक्स में होता है मतलब समूह में होता है। और ये विटामिन बी है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बी का सूल देखो, अभी जो हमारी एनसीईआरटी की क्लास हो रही है ना, एनसीईआरटी की क्लास को हम अपनी डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ रहे हैं ताकि आप सबको ये लगे कि आप सबके लिए साइंस आसान है। देखो, बी का सूल, कभी कभी मुंह में छाले हो जाते हैं ना, पेट गड़बड़ है, बहुत से लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। और एक्सपीरियंस हुआ होगा तो उसे याद करना है। पेट में दर्द है, पेट में गैस बन रही है, पेट खराब है, मुंह में क्या हो गए, छाले हो गए, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या देता है? बी का सूल के कैप्सूल देता है ना। ठीक है, बस यहीं पर इस बात को याद रखना है। और जब कोई आपसे ये कहता है कि देखो कैसा अनाज खाना है, साबुत अनाज जरूर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए साबुत अनाज जरूर? वो बी कॉम्प्लेक्स, जितना भी साबुत अनाज होता है उसका जितना भी छिलका होता है ना बेटा, उस छिलके के अंदर ये बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ठीक है। और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, सिर्फ पेन 3 के लिए दिया जाता है। अच्छा ओके, पेन, हाँ। अब बी कॉम्प्लेक्स क्यों जरूरी है? आपके पढ़ाने से आसान है, लग भी रहा है मैम आपकी पढ़ाने से आसान है, बिल्कुल एकदम आसान होगा। तो अब मेरी बात सुनो। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को क्या हो जाती है, देखो बहुत सारी चीजें, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं इसलिए भी बता रही हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को दिल की बीमारियां हो जाती हैं, होती हैं दिल की बीमारी। अब दिल की बीमारी कैसी हो गई? उसका हार्ट कमजोर हो गया। तो एक दिन में दिल कमजोर नहीं हुआ है कि भैया उसको बहुत बड़ा झटका लगा और उसका तो दिल कमजोर हो गया, है ना। एक दिन में बेटा ऐसा नहीं होता है। या फिर कोई ये कहे कि उसका पाचन ना गड़बड़ है, क्लास रुक रही है तो रिफ्रेश करो, उसका पाचन ना गड़बड़ है और उसको ना भूख नहीं लगती, तो एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है। ये विटामिन और स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स अगर हमारे शरीर में कम होगा तो हमारा शरीर प्रॉपर काम नहीं करता है। धीरे 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 धीरे, अब एक दिन में तो कम नहीं हुआ, ऐसा तो है नहीं कि आज क्या है,
तो आज तो बहुत ज़्यादा विटामिन है और कल को क्या हो जाएगा, एकदम डाउन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये विटामिन धीरे 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 कम होता है। और जब ये धीरे धीरे कम होता है ना, तो फिर क्योंकि धीरे धीरे विटामिन तो कम हो रहा है, लेकिन हमारी एज तो बढ़ती जा रही है, तो जो हमारी कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं और इसकी वजह से बीमारी अचानक से दिखाई देती है। तो बड़ी एज में जाके बहुत सारे लोगों को दिमाग कमज़ोर हो जाता है, दिल कमज़ोर हो जाता है, या फिर उनको कहो उनकी भूख जो है वो गड़बड़ हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि जब वो छोटी एज में होते हैं, लगभग सभी का हाल यही है, जब हम छोटी एज में होते हैं तो हम प्रॉपरली इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें खाना कैसा खाना चाहिए। हम खाते हैं समोसे, हम खाते हैं आलू के पराठे, हम खाते हैं छोले भटूरे, है ना। हम कॉलेज में जाएंगे तो पेस्ट्री पेटीज समोसा खा लेंगे। हम हरी सब्जियों पर ध्यान नहीं देते हैं। हरी सब्जी कितनी खानी चाहिए, 250 से 300 400 ग्राम सब्जी खानी चाहिए पर व्यक्ति को। हम अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते, इसलिए जैसे जैसे 20 21 22 23 24 को हम पार करते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है। और जब कमी हो जाती है तो 30 40 50 तक जाते जाते वो बीमारियों का रूप ले लेता है। अब आपको लगेगा कैसे, क्योंकि देखो ठीक वैसे ही जैसे आपके घर में सीलन आ रही है, ठीक है, या सीलन नहीं आ रही है, मान लो घर का कोई पाइप लीकेज कर रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया, सीलन अंदर ही अंदर दीवार में है। अब धीरे 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 वो अंदर से कहा जाती है बाहर दिखाई देने लगती है, तो अचानक तो से तो सीलन आई नहीं। 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद पानी इकट्ठा करते करते तब पूरे घर में सीलन आई होगी ना, फिर पूरे घर में सीलन हो जाती है, फिर घर कमज़ोर हो जाता है। फिर क्या कराना पड़ता है, उसे तोड़ के उसमें सीमेंट लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है। बस वैसे ही हमारे शरीर में जब डॉक्टर हमें विटामिन खाने को देता है वो वैसे ही देता है। इसलिए विटामिन बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं, उनको हमें खाना ही खाना है। इसलिए कहा जाता है आपके खाने में क्या होना चाहिए, हरी सब्जियां, दूध, दही, दाल, ये सब होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पकौड़े और मिठाइयाँ खाओ, है ना। ज़रूरी नहीं है महंगे फल खाओ, जैसे कि मूंगफली, काजू, है ना। ये चीज़ें, खट्टा खमीर, दही, ये चीज़ें भरपूर होंगी तो भी कभी भी कम नहीं होगा। अब हम आते हैं, बात यहाँ पर करते हैं कि विटामिन B1 की कमी से क्या होता है। तो विटामिन बी हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है, शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। मिलता किस में है, ये मिलता है फलियों में, मेवों में, संपूर्ण अनाज का मतलब है साबुत दाल, जैसे घर में बनती है ना, घर में बनता है ना, राजमा बनता है ना, छोले बनते हैं ना, चने हम खाते हैं, तो उसमें ये पाया जाता है विटामिन B1। क्लियर। अब B1 क्या है, बहुत सारे लोग स्किन फेयर के लिए विटामिन सी की टैबलेट लेते हैं। विटामिन सी हमारी त्वचा की कोशिकाओं को जगमगाता है, ये बात बिल्कुल सही है, और हमें वायरस से भी बचाता है, हम आएंगे उस पे। फिर विटामिन B1 की अगर कमी होगी तो रोग हो जाएगा बेरी बेरी। फिर क्या होगा, बेरी बेरी है क्या। अब ये प्रश्न आपका बड़े एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, बेरी बेरी क्या है, सूजन, हाथों और पैरों में जलन, झंझनाहट, है ना, और सांस लेने में परेशानी। तो ये होगा किससे, B1 की कमी से। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। यहाँ पर नर्वस सिस्टम की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके पापा या आपके दादा जो खाते थे चावल, और आप जो चावल खाते हैं, इस चावल पर क्या है, पॉलिश, पॉलिश वाला। किसी से सुना है, दादाजी कहते हैं अरे आजकल के दाल चावल तो बेकार हैं जो मार्केट में मिलते हैं, पॉलिश वाला चावल है। पॉलिश वाला चावल का मतलब क्या है, पॉलिश वाला चावल, क्लास बैक हो रही है कुछ, भैया देखना, चेक करना जरा। हाँ, क्यों, अच्छा बच्चों आप थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे क्योंकि एप्लीकेशन पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ठीक है, इसलिए भी प्रॉब्लम हो रही है ना। देखो गोल्डन राइस अलग है, और क्या है, गोल्डन राइस अलग है
और यहाँ पर पॉलिश वाला चावल अलग है। ध्यान से समझो क्यों अलग है। इसलिए अलग है कि जो चावल होता है ना, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो चावल है, दाल है, इनके ऊपर क्या है, चावल के ऊपर एक लेयर होती है। किस चीज़ की लेयर होगी, मैं अलग कलर से बता रही हूँ। चावल के ऊपर प्रकृति ने एक लेयर दी है, एक परत दी है, और इस परत में भरपूर विटामिन होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। अब जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जो प्रोटीन पाउडर बेचती हैं, जो बॉर्नविटा बेचती हैं, या जो भी पाउडर जो लोग दूध में मिला के खाते हैं, तो वो बड़ी बड़ी कंपनी क्या कहती है, किसानों को बोलती है भैया ऐसा करो, तुम अपने चावल को चावल के ऊपर की जो परत है उसको हटवा दो, ठीक है, और जो है उसका तुम्हें पैसा मिलेगा। अब किसान को ये बात नहीं पता होती है, उसको नहीं समझ में होती है, उसने चावल की परत को हटवा दिया। तो बड़ी बड़ी कंपनीज ये काम करती हैं, फसलों को लेके उनके ऊपर की परत को निकाल लेती है। जब ऊपर की परत हट जाएगी तो चावल कमज़ोर हो जाएगा। अब चावल कमज़ोर हो जाएगा तो टूटेगा, उससे नुकसान होगा। इसलिए उस चावल के ऊपर क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। तो ये चावल के ऊपर क्या कर दी, पॉलिश कर दी। पॉलिश करने से चावल क्या हो रहा है, चमकदार भी हो रहा है और टूटेगा भी नहीं। तो चावल के भी दाम मिल गए और चावल के ऊपर की जो परत उतारी जिसमें विटामिन भरपूर थे वो भी मिल गया। समझ में आई ये बात। तो जैसे जैसे क्या हो रही है, कंपनीज बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ये हो रहा है। अब इससे नुकसान, लोग ज्यादा हट्टे कट्टे और स्वस्थ रहते हैं। समझ में आया, ठीक है। आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं बच्चों। आप अपने घर में रह के मम्मी के हाथ का बना हुआ घर का खाना खा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग आके दिल्ली में, नोएडा में रह के पढ़ाई करेंगे तो खाना आपको कहाँ का मिलेगा, बाहर का ही मिलेगा, और बाहर के खाने का तो कोई भरोसा ही नहीं होता है। इसलिए जो बच्चे बाहर रह के पढ़ाई करते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके पेट खराब होने लगते हैं, उन्हें वीकनेस आने लगती है, सर में दर्द होने लगता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। अब आते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं विटामिन सी, ठीक। तो जितना मैं समझा रही हूँ यहाँ से नोट्स भी बना लेने हैं। विटामिन सी, जब हम विटामिन सी की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में भी एस्कॉर्बिक एसिड ही लिखा जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ ये बताओ, एस्कॉर्बिक एसिड, अब मुझे एक चीज़ ये बताओ कि आपने देखा होगा किसको, अच्छा घर से बाहर है, घर से बाहर है तो अपने खाने का ध्यान रखा करिए, ठीक। और सबसे अच्छा होता है खिचड़ी बना के खा लो। 2 दिन अगर बाहर भी खा रहे हो, क्योंकि पढ़ोगे और खाना भी बनाओगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करें, आप कुछ ना करें, 2 दिन 3 दिन बाहर खा ले, 3 दिन अपने घर में ही एक छोटा सा कुकर रखो, इंडक्शन चूल्हा ले लो, और दाल चावल सब्जी सब कुछ डाल दो, सब कुछ डाल के घोट दो, खिचड़ी बन गई। एक कटोरे दही के साथ अपना खिचड़ी खा लो, बहुत सबसे बढ़िया है। स्टूडेंट लाइफ में मैंने यही किया है भाई, मैं यही करती थी, उसके साथ सलाद काट लिया और 1 बोल मील बन गया, एक कटोरे में ही हमारा खाना आ जाता है, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अब हम आप बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और एस्कॉर्बिक एसिड के बाद क्या है, ये हमें कहाँ से मिलता है, आपने देखा होगा सब लोगों को जब सलाद खाते हैं तो आधा नींबू साथ में रखा रहता है। क्यों रखा रहता है, क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें रोगों से बचाता है। ऑरेंज में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है विटामिन सी, संतरे में पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। और दूसरी चीज़, विटामिन सी की वजह से मसूड़ों से खून भी आने लगता है, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे पायरिया कहा जाता है। अगर विटामिन सी की कमी हो रही है तो हमारी बॉडी में अगर घाव है तो वो भरेगा नहीं। तो विटामिन सी हमारे घाव को भरने के लिए भी बेहद आवश्यक है। आंवला, अमरूद, हरी सब्जियों में ये पाया जाता है। और बच्चों इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं जो कि मैं आपको आगे चल के पढ़ाने वाली थी, वो क्या, मैं अलग से एक पेज ले लेती हूँ, उस पर बता देती हूँ। विटामिन
सी, विटामिन सी आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे, 8 साल पहले कोविड कब हुआ है? हाँ, 6-7 साल हो गए ना, 2019 के बाद, हाँ 19 के बाद, मतलब 19 के लास्ट में ही हुआ था, 20 की शुरुआत में कोविड आ गया था। तो आज से महज 6 साल पहले, आप लोग थोड़े छोटे होंगे, कोई छोटा होगा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो हम वहाँ देखें कि कोविड में विटामिन सी की गोलियां गवर्नमेंट ने ऐसे ही फ्री बंटवाई हैं, है ना, लिमसी विटामिन सी की टैबलेट, क्योंकि विटामिन सी हमें वायरस से बचाता है। वायरस से क्या करता है ये? बचाता है। और दूसरी बात क्या है, विटामिन सी दूध में तो नहीं पाया जाता भाई, अगर दूध में होता तो दूध तो फट जाता। दूध में नहीं पाया जाता तो भगवान जी बहुत समझदार है ना, उन्होंने दूध में विटामिन सी पाया ही नहीं जाता, क्योंकि जैसे ही दूध में विटामिन सी होता हम उसे गैस पे चढ़ाते वो फट जाता। समझ में आ रहा है? तो इसलिए दूध में ये नहीं होता है। और इसी के साथ साथ एक और चीज, जो लोग धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये उनके शरीर में नहीं पाया जाता। स्मोकिंग करने वालों के शरीर में विटामिन सी की वालों के शरीर में विटामिन सी की कमी रहती है, ठीक है, शरीर में कमी। और ऐसे लोगों को रोग जल्दी पकड़ता है, जिनके शरीर में विटामिन सी की कमी रहेगी उनको रोग जल्दी पकड़ता है। और दूसरी बात ये क्या है, दूसरी बात ये है कि विटामिन सी और विटामिन बी दोनों ही जल में घुलनशील हैं। दोनों ही क्या है? जल में घुलनशील हैं। तो घुलनशील होने की वजह से, सॉल्युबल इन वाटर, दोनों ही जल में घुलनशील होने की वजह से हमारी बॉडी से निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। इसलिए रोज खाना जरूरी होता है। विटामिन सी शरीर में स्टोर नहीं होता है, ये क्योंकि जल में घुलनशील है इसलिए स्टोर नहीं होता है, वाटर में घुल जाता है। ये विटामिन ए नहीं घुलता है, इसलिए ये हमारे शरीर से क्या होते हैं? निकलते रहते हैं, इसलिए इनको लेना रोज जरूरी होता है। इसलिए आधा नींबू लोग रोज खाते हैं, देखा होगा सैलेड में, है ना। अब हम आते हैं कहाँ, रोगों से बचाव करता है विटामिन सी हमारा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर देखेंगे, विटामिन सी हो गया। अब आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? धूप का विटामिन। फॉर्मूला निकाल चुका होता, और यहाँ पर में रहने से नहीं हटा, पर मैं सन में ज़्यादा रहकर स्किन, सुनो मैं बता रही हूँ समझो। अगर विटामिन डी धूप में होता तो कोई ना कोई साइंटिस्ट अब तक क्या करता? धूप के विटामिन को पकड़ के कंपनी में बंद करके, डब्बों में बंद करके बेचना शुरू कर देते, है ना। तो विटामिन डी धूप में नहीं होता है। जब यूवी रे, सन की किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो हमारी त्वचा के नीचे क्या होता है? हमारी त्वचा के नीचे होती है वसा, ठीक है। हमारी त्वचा के नीचे विटामिन डी, नाम क्या है इसका? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल को धूप का विटामिन या सन शाइन विटामिन भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको? सनशाइन विटामिन कहते हैं। मैम आवाज चेंज हो जाती है पूरी, ऐसा हो रहा है क्या भैया? जरा चेक कर लीजिए। आवाज में रोकूं क्या? अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन कहते हैं, धूप का विटामिन कहते हैं। जब सूर्य की किरणें, ये सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? हमारे शरीर पर पड़ती हैं, किसी व्यक्ति के शरीर पर पड़ती हैं। तो जो शरीर में हमारी त्वचा के नीचे, शरीर में त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है? त्वचा के नीचे होता है एर्गिस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल, मतलब फैट टिश्यू, है ना। त्वचा के नीचे जो हमारे कोलेस्ट्रॉल या एर्गिस्ट्रॉल करके, मतलब ये कहा जाएगा फैट टिश्यू होते हैं, वहाँ पर विटामिन डी का संश्लेषण होता है। वहाँ विटामिन डी
सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस का मतलब क्या है? बनता है, वहां पर सिंथेसिस होता है। ठीक है, बार बार क्लास बैक हो रही है बेटा, मैंने चेक कराने के लिए भेजा है। आज बहुत दिक्कत हो रही है वीडियो में, मैंने चेक कराने के लिए भेजा है, अभी चेक करके बताएंगे, अगर कुछ गड़बड़ हो रही होगी तो उसे सही किया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? हाँ, हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल किया था बट किसी ने उठाया नहीं। देखो बच्चों, 30 लोग हैं जो हेल्पलाइन पर बैठे हुए हैं। अब ये जो 30 लोग हैं, यहाँ पर 30 बच्चे एक साथ फ़ोन करते हैं, तो अगर 31वां फ़ोन आ जाता है तो फिर कैसे उठाया जाएगा, है ना? तो वो जो 31वां बच्चा है उसको लगता है फ़ोन नहीं उठ रहा है, फिर वो कुछ रुकता है, फिर कुछ देर के बाद करता है तो पता चलता है फिर और आ गए। तो इसलिए यहाँ पर, है ना, ऐसा होता है। तो हेल्पलाइन नंबर पर अगर कोई फ़ोन ना उठाए तो थोड़ा सा आप काम किया करिए कि लगातार करते रहिए। मैम आज मेरे घर पे शादी है, छुप कर क्लास देख रहे हैं, माया कुमारी प्रजापति, बेटा बहुत बढ़िया बात है, ये तो आप पढ़ने के इतने शौकीन है और बहुत अच्छी बात है ना। चलें, तो हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कह रहे हैं। सनशाइन विटामिन का मतलब है धूप का विटामिन। धूप का विटामिन मतलब हमारी त्वचा के नीचे जो वसा की ग्रंथियां होती हैं वहां पर ये बनता है, सिंथेसिस होता है ना। बोलते हैं धूप में रहने से हड्डियां स्ट्रांग रहती हैं, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो हड्डियां स्ट्रांग रहती हैं। धूप में आप देखो, छोटे बच्चों को तेल मालिश करके धूप में लिटा दिया जाता था, लेकिन एक बात नहीं पता है सब लोगों को, और वो बात क्या नहीं पता है कि भाई जिस तरीके से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसमें दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, मैं जल्दी क्लास छोड़ दूंगी, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, फिर से ठीक कर लिया जाएगा, है ना। ठीक है, ट्विटी के साथ क्लास देख रही हैं आरजे, बहुत बढ़िया बात है बेटा, इसी तरह मेहनत करते रहो, बस इसी तरह, इसी लगन से। तो आज मैं क्या कहूँगी, आज मैं थकी हुई लग रही क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली क्लास ले रही हूँ इसलिए। तो आज आप देखिए यहाँ पर धूप में रहने से हड्डियाँ इसलिए मजबूत होती हैं क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए ज़रूरी है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम अवशोषित नहीं होगा, इसलिए हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ठीक है, कैल्शियम, अब समझ लिया, आप बड़े बूढ़ों की बात से समझ में आ रहा है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए ये आवश्यक है। अवशोषण के लिए, कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। मतलब अगर कोई क्या कर रहा है, 2 गिलास दूध पी रहा है अगर कोई व्यक्ति, तो दूध में क्या है, कैल्शियम, उसका कैल्शियम उसको मिलेगा ही नहीं अगर उसके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी, ये बात याद रखना, है ना। विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम उसको मिलेगा ही नहीं, चाहे वो कितना भी कैल्शियम खा ले। तो वैसे ही जिस तरीके से आपके घर में पापा सब्जी लेकर आए और आप क्या कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं टोकरी लाओ सब्जी बहुत ज्यादा है, और टोकरी घर में है ही नहीं, तो आपने कहा पापा ऐसे ही दे दो, ऐसे ही दे दो, आप वो गिर पड़ी नीचे पटाख से। तो विटामिन डी वो टोकरी है जिसमें कैल्शियम भरता है, अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम अवशोषित नहीं होगा। इसी तरह विटामिन सी भी है, अगर विटामिन सी की कमी होगी तो शरीर में आयरन अवशोषित नहीं होगा। आप चाहे अनार के टोकरे खा जाओ, आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो आपके अंदर आयरन की भी कमी रहेगी, तो आयरन भी विटामिन सी की मदद से अवशोषित होता है। इसलिए देखा, समझ में आया कि विटामिन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ना। साइंस की क्लास बहुत अच्छी लगती है, मंजू सिंह बहुत अच्छी लगती है और लगती रहनी चाहिए बच्चों। साइंस में आपको एकदम महारथी बनना है, मैं पहले बता रही हूँ, प्री से लेके मेंस तक। और जब इंटरव्यू में जाओगे ना तो भी अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट बना के रखना, तो इंटरव्यू उतना ही अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? तो अब मैं, हाँ, बार बार क्लास बैक हो जा रही है, इसीलिए क्लास को मैं अभी थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। ठीक है, हमने विटामिन पढ़ लिया, जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया था वो विटामिन हमने पढ़ लिए। अब हमारी एनसीईआरटी विटामिन के बाद हमें बता रही है किसके बारे में,
खनिज के बारे में। तो खनिज कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा? कैल्शियम से। इसको पढ़ेंगे हम कल की क्लास में हम इसे चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। फॉलिक एसिड बेटा अलग है ना, फॉलिक एसिड अलग है। फॉलिक एसिड आयरन के लिए दिया जाता है, ठीक, क्लियर। तो यहीं तक क्लास रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो बच्चे जॉब के रहते हुए पढ़ रहे हैं या नौकरी करते करते या जॉब की ड्यूटी पर है और वो इतनी मेहनत करें बच्चों, आप लोगों को ढेर सारा प्यार, खूब हिम्मत ऐसे ही बना के रखो, दम लगा के पढ़ो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।